दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। यूज़ के वजह से जब जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक जब से जहाँ से आया है, पूरे समय को आप देख लीजिए कि उसका अच्छा उपयोग, उसका दुरुपयोग, तो जो घटनाएं होती है और उसके बाद उस पर जो चर्चा होती है, तो दोनों में अंतर नज़र आता है। और आप समाज में अगर निचले तबके से या फिर जो मध्यम वर्गीय तबका है उनसे बात करिए, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट्सएप से आने वाली फेक जानकारी या फिर व्हाट्सएप से आने वाले आधे सच को वो पूरा मान के बैठते हैं। तो ऐसे समय में जब सारे तरफ, अभी तो ऐसा ऐसा माहौल है देश में कि आप कहीं भी बात कर लीजिए तो आपको एक लेबल लगा दिया दिया जाता है। तो इन समाज में चल रही सारी घटनाओं पे जब हम किसी लेखक से बात करते हैं, किसी चिंतक से बात करते हैं, तब पता चलता है, क्योंकि उन्होंने एक अरसा जिया है, उन्होंने एक अरसा उस पूरे प्रोसेस में लगाया है जिसमें नॉलेज और एक्चुअल फैक्ट्स पे काम किया। तो मैं आज दर्शकों को, आप सभी लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जिन्होंने, सबसे पहले तो मैं उनको जानता था कश्मीर के बारे में, क्योंकि उनकी कश्मीर के बारे में जो किताब है, कश्मीर नामा है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित है, और उसने गांधी को क्यों मारा, इन तीन किताबों से मैं उनको जानता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से उनको पढ़ रहा हूँ, तो समाज के बारे में भी उनकी चिंताएं बहुत सारी है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे अशोक पांडे सर। सर, इंडिया बुलेटिन में जुड़े सबसे पहले आपका शुक्रिया। सवाल वहीं से है सर, आपने जब शुरू किया था और आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो इस दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप टेक्नोलॉजी, आप उस दौर से आए हैं कि आपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। तो आप उसको कैसे आंकते हैं एक लेखक की तरफ से और एक चिंतक की तरफ से, कि समाज में वहाँ क्या बदलाव थे और अभी क्या बदलाव आए हैं? देखिए, अफवाहें तो हमेशा से समाज में थी। मैं आपको बताऊं कि जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 1926 में, तो उस समय गांधी जी के जो भाषण हैं, चाहे वो कांग्रेस की कार्य समिति में भाषण हैं या फिर एक श्रद्धांजलि उन्होंने यंग इंडिया में लिखी थी, वो श्रद्धांजलि आप देखिए, तो उस समय भी वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जो अखबार हैं वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और 90% अखबार अगर बंद हो जाए तो भी हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जब अखबार थे, अखबार अपना काम कर रहे थे, पर्चों से अपना काम होता था। ये जो टेक्नोलॉजी आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर, जो आपके मोबाइल में होती है, और मोबाइल को ऐसी चीज़ बना दिया गया है जो 24 घंटे आपके आसपास होता है। लोग सो के उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, उसके बाद जब सोने जाते हैं तो मोबाइल देख के फिर सोने जाते हैं। उसके थ्रू जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस तरह से झूठ को इस्टेब्लिश किया जा रहा है और नफरत को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मतलब चाहे कोई भी घटना हो जाए उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल के, कभी खालिस्तानी एंगल निकाल के, कभी कोई एंगल निकाल के, आम जनता के पक्ष में जनमत बनाने के बजाय, किसान अगर मर जाए तो किसान के पक्ष में, दलित के साथ कोई घटना हो जाए जैसे हाथरस में हुआ, तो दलित के पक्ष में खड़ा होने की जगह हर चीज़ को एक इंटरनेशनल साजिश, हर चीज़ को एक हिंदू मुस्लिम एंगल, और हर चीज़ को नफरत का एंगल दिया जा रहा है। और ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और समाज को ये, मतलब मेरा तो अपना मानना है कि समाज की पूरी बनावट को इसमें बहुत भयानक नुकसान पहुंचा। गांधी जयंती पर आपका भाषण मैंने सुना, और गांधी जयंती पर हमने जो गोडसे जिंदाबाद वाला ट्रेंड, वो पिछले 2-3 सालों से हम देख ही रहे हैं। कैसे देखते हैं गांधी? आपने ही लिखा था आपके ही एक ट्विटर इसमें कि गांधी को ज़रूरत नहीं है डिफ़ाइन करने की, ऑलरेडी डिफ़ाइन है। इस पूरे घटना को जो पिछले 4-5 सालों से चल रहा है और गांधी के विचारों को आज के समाज के दौर में कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लगता है? देखिए, गांधी के खिलाफ जो मैक्सिमम वो कर सकते थे 1948 में उन्होंने किया, गांधी की हत्या करनी। उनको लगा था कि गांधी की एक बार हत्या हो गई, गांधी जो चलचित्र है, भारतीय चलचित्र है या भारत जो एक चलचित्र है, उससे बाहर चले गए, तो उसके बाद वो हिंदुस्तान को डोमिनेट कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। मरे हुए गांधी, शहीद गांधी जो हैं, वो जिंदा गांधी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर उभरे, और पूरी तरह से इस तरह की जो राइटिस्ट फोर्सेस थी वो एक किनारे चली गई, और लंबे समय तक किनारे रही, लेकिन चुपचाप सतह के नीचे ये प्रचार करती रही, सतह के नीचे लोगों के मानस को सांप्रदायिक बनाने का काम करती रही। आज जब सत्ता आई है इनके पास, आज जब एक ऐसी सत्ता है जिसमें कई सारे मंत्री, कई सारे एमपीज ऐसे हैं जो खुलेआम गोडसे के पक्ष में बोलते हैं,
तो तकनीक के सहारे ये सारा कुछ करने की और कहीं ना कहीं गांधी को कमतर करके दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मैं एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। सवाल ही इसलिए है क्योंकि मैं 2 दिन पहले एक ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैवल मैं ट्रेन से कर रहा था, तो बोगी में 24 लोग बैठे थे, जिसमें से 18 लोग उस फैक्ट को मान रहे थे। जो गलत फैक्ट्स है उसी को वो मान रहे थे और उसी में चर्चा हो रही थी। नहीं, ठीक बात है, मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि समाज का एक बड़ा तबका, मैं नहीं जानता हूँ कि वो बहुमत में है या अल्पमत में है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, कुछ कम बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन समाज में एक बड़ा तबका ज़रूर है जिसके पास ये गलत तथ्य पहुँचे हैं और वो इस पर भरोसा करता है। ये तो एक सच्चाई है, और इस सच्चाई से मुंह चुरा लेने के बाद तो हम इसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। मुकाबला करने के लिए एक लेखक के तौर पे आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन समाज को भी अब वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन खड़ा कौन होगा, ये भी एक सवाल है। पॉलिटिक्स ही हो सकती है। देखिए, पॉलिटिक्स का मुकाबला हमेशा पॉलिटिक्स कर सकती है। लेखन क्या कर सकता है? मैं किताब लिख सकता हूँ, 2, 4, 10, 12 हज़ार लोगों तक पहुँचा सकते हैं, 2, 4, 5 लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट हो जाएगी और कुछ लोगों तक पहुँच जाएगी। ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया की जो जगह हैं वहाँ लिख सकता हूँ, आपसे बात करते हुए कह सकता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे कर सकता हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन इसको एक मुद्दा बनाकर इसको जन जन तक पहुँचाने का और फिर चुनाव लड़कर चुनाव में इनको हराने का काम तो पॉलिटिक्स को ही करना पड़ेगा। गांधी कितने रिलेवेंट लगते हैं आपको आज के समाज में? देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं होता है जो फोटोकॉपी में रेलिवेंस होता है। अगर आप कहेंगे जो गांधी करते थे वो आज किया जाए तो वो संभव नहीं, और किसी के साथ नहीं संभव है। ना अम्बेडकर के साथ संभव है, ना मार्क्स के साथ संभव है, ना किसी के साथ नहीं संभव है। हमें करना क्या होता है? मूल विचार लेना। अम्बेडकर का मूल विचार क्या है? अम्बेडकर का जो मूल विचार है वो ये है कि जाति की व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, और जब तक जाति की व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक समाज में न्याय स्थापित नहीं। यही तो मूल है ना। इसके आगे पीछे जितनी बड़ी छोटी बातें हैं सब इसी को स्थापित करने के लिए हैं। मार्क्स का भी ऐसे ही मूल क्या है कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, आर्थिक या सामाजिक स्तर पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वर्ग के आधार पर जो शोषण है वो खत्म होना चाहिए। बाकी सारा कुछ जो है वो उसको लागू कराने के लिए है, तो बाकी सारा कुछ जो होगा वो अपने समय के हिसाब से होगा। गांधी का कुल सिद्धांत क्या है? गांधी का सिद्धांत भी इन दोनों के आसपास ही। गांधी भी चाहते हैं समाज में एक तरह की बराबरी हो, सामाजिक ऊंच नीच ना हो, और दूसरा समाज में हिंसा ना हो। बाकी सारा कुछ जो है वो तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ते हुए प्रैक्टिस डेवलप हुई थी। थ्योरी तो इतनी सी है ना, बेसिक थ्योरी सत्याग्रह की, अहिंसा की तो इतनी ही है ना कि सांप्रदायिक नफरत ना हो, जाति नफरत ना हो, हिंसा। कश्मीर के बारे में मैं एक लाइन और बोलूंगा इस पर जी। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को देखेंगे तो आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या है? नफरत फैली हुई, बराबर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और भयानक हिंसा फैली हुई। तो काफ़ी पूरी तरह से इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। आपके ही ट्विटर पे टाइमलाइन पे मैंने अंबेडकर के जो ये है उन्होंने लिखा है कि गांधी कोई वैल्यूज़ नहीं थे, वो एक चैप्टर थे इतिहास में जिसमें जिसको आपने जवाब देते हुए ये कहा था कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ जहाँ पे अंबेडकर के खुद के, अब ये तो ऐसा हुआ कि ये है, देखिए कि अंबेडकर के जानने वाले कितना अंबेडकर को पढ़ते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि भक्त हर जगह पैदा हुए। मतलब बड़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे मोटे जो छुटभैये हैं उनके भी भक्त पैदा हुए जी। और भक्तों की दिक्कत ये होती है कि वो लॉजिक नहीं लगाते। उनको ये साबित करना होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के जो भक्त हैं उनको क्या साबित करना होता है कि इकलौता दुनिया में आज तक, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक कोई सबसे महान पैदा हुआ है तो मोदी, उसके अलावा सब लोग। बराबर। तो अब दिक्कत ये है कि अंबेडकर जो लगातार कहते थे कि मेरी मूर्तियां मत बनाओ, या बुद्ध जो कहते थे मेरी मूर्तियां मत बनाओ, मेरी बात सुनो, उनके भी भक्त ऐसे ही हो गए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अंबेडकर को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। गांधी को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा दिखाने के, आप मेरे अगर स्टडी में चलेंगे तो वहाँ गांधी की भी फोटो है, अंबेडकर की भी फोटो है, भगत सिंह की भी फोटो है, मार्क्स की भी फोटो है। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ये जितने लोग हैं इन्होंने अपने से पहले जितना डेवलपमेंट हुआ था उसको पढ़ा, उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको चुना और अपने रास्ते पे चले। तो हम क्यों केवल एक ही को पढ़ें? हमारे पास अंबेडकर का भी एक परंपरा है, हमारे पास गांधी की भी परंपरा है, हमारे पास मार्क्स की भी परंपरा है। कबीरदास ने कहा है सार सार को गई रहो थोथा दे हुआ है, तो उसमें जो काम का होगा वो लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के बारे में एक सवाल आपसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी उतनी ये है। जब आर्टिकल 370 हटा तो उस समय ये कहा गया कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। आप
एक प्रोफेशनल राइटर कश्मीर के बारे में आपका बहुत कल का अध्ययन। एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। कल कश्मीर में कश्मीर में 3 हत्या हत्याएं हुई है। एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, एक कश्मीरी मुसलमान की हत्या हुई है, और एक हत्या हुई है बिहार से गए हुए एक मजदूर की। 2004 के बाद से आज तक किसी माइग्रेंट मजदूर की हत्या नहीं हुई थी, और वहाँ 2.5 लाख से 3 लाख माइग्रेंट मजदूर हमेशा होते हैं। पिछले 15 सालों में कश्मीरी पंडितों की कोई हत्या नहीं हुई थी वहाँ पे। पिछले 6 महीनों में कई हत्याएं हमने देखी। अब आप खुद बताइए, हालात सामान्य हैं। तो फिर और समस्या ये है कि ये बाहर से आए हुए नहीं है, ये लोकल लोग हैं जो ये हत्याएं कर रहे हैं। लोकल लेवल पे आतंकवाद बढ़ रहा है, और इतने सारे दबाव के बावजूद बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको बाहर से भले बड़ा सब कुछ शांत लग रहा हो, एक लेखक के तौर पे मैं कई बार 2014 के बाद 2019 के बाद गया 5 अगस्त के, और अंदर शांति नहीं। फिर भी एक चित्र खड़ा किया गया कि वहाँ सारा ये शांत है। अब तो सरकार ये भी कहने में जुटी है कि डेवलपमेंट में भी हमने कश्मीर को ऐसा स्टैंड कर दिया है कि वहाँ पे अब डेवलपमेंट चारों तरफ दिखेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ चारों तरफ डेवलपमेंट। एक तो पहली बात है कि दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि वो कोई अनडेवलप्ड इलाका है। शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, स्त्री शिक्षा के मामले में, मृत्यु दर के मामले में, जन्म दर के मामले में बहुत सारे राज्यों से, गुजरात से भी कई मामलों में काफ़ी ऊंचा था। तो ऐसा तो नहीं कश्मीर में कोई विकास, तो ऐसा भी नहीं था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर की प्रॉब्लम है कि मुसलमान हो चाहे पंडित हो, सबको लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है। कश्मीर की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ शांति स्थापित नहीं हो पा रही, और जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, आप कितना भी, जब तक लोकल लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, शांति स्थापित नहीं होगी, आप कितनी फैक्ट्रियाँ बिठा दो, क्या होना है? जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ आतंकवाद नहीं होता है, ऐसा कोई नियम है? ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। और एक इसी से जुड़ी हुई बात है, पिछले साल जब 15 अगस्त को 16 अगस्त को मैं कश्मीर में था, तो मैंने एक स्टोरी की थी। वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ पे ड्राई था, तो जो केसर की खेती है वहाँ पे कुछ भी उनके पास साधन नहीं थे, ड्रिप भी नहीं था। तो वो कह रहे थे कि इंडियन में, वो सीधा सीधा हिचकिचाते नहीं, वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया को इसका कोई लेना देना नहीं। इंडियन मीडिया खबर दिखाते समय भी कश्मीर की वही खबर दिखाएगा जिसमें बम या गोली होगी। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी कश्मीर के कोई मुद्दे ही उनके लिए। आपको बताऊं, खेती की आपने बात की, स्पोर्ट्स वहाँ पे इतना ज़्यादा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती। जब वहाँ ये टूर्नामेंट हुआ था लोकल फुटबॉल का, तो तब पागलों की तरह लोग आए थे, भरे हुए थे। मैं भी जब भी मुझे कश्मीर पे कोई इंटरव्यू लेने आता और ये सवाल पूछना शुरू करता, तो मैं कहता हूँ उससे कि भाई कश्मीर में तुमको हमेशा बम ही क्यों दिखाना है? 24 घंटे बम तो नहीं चलता रहता। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, कश्मीर के अलावा जो बाकी हिंदुस्तान है वहाँ रहते हैं और टीवी न्यूज़ लगातार देखते हैं, उनको लगता है कि बस कश्मीर में घुसेंगे और सामने कोई शूटिंग दिख जाएगी, सामने कोई बम चलता हुआ दिख जाएगा। आप गए हैं कश्मीर, आप जानते हैं कैसे? हाँ, वही तो, क्योंकि मैं स्टोरी कर रहा था, वो कह रहे थे, मैंने शिकारा की स्टोरी कही। 1 साल लॉकडाउन हो गया था, उनके पास खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है, उनके शिकारा के जो टैक्सेस है वो चल रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ये सवाल ना लोग उठा रहे हैं, ना मीडिया उठा रहा है, हमें उसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो इंडिया के लोग करते हैं, लेकिन दिखाने वाले सिर्फ बम और गोली पे से ही डिफाइन। तो यहाँ की भी प्रॉब्लम कहाँ रहे? हाँ, वो तो यहाँ पर भी वो बम गोली नहीं है तो हिंदू मुसलमान किसी और तरीके से कर। समस्या यही है कि जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर किसी की नजर न जाए। उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप 24 घंटे कश्मीर को सुलगाए रखो, कश्मीर मुद्दे को सुलगाए रखो, ताकि बाकी देश में हिंदू मुसलमान करके फायदा उठा सको। सारा खेल इतना ही। 2 दिन पहले घटना हुई, आपने बहुत लिखा, मैं देख रहा था, तो आप उसी पर बहुत सारा लिख रहे थे, इतना स्पीड मैंने आपको बाकी इसमें चीज़ों पे नहीं थी। लखीमपुर खीरी, पहले सरकार ने कहा कि वहाँ कुछ हुआ नहीं, मीडिया ने पूरा साथ दिया, पूरा का पूरा। बाद में एक वीडियो आया तो फिर कहा गया कि वो थार उनकी नहीं है। फिर दूसरा वीडियो दूसरे दिन आया तो उसमें से मंत्री के बेटे उतरते दिख रहे हैं। मीडिया ने जो छापा, पहले दिन भी छापा और दूसरे दिन भी छापा। एक घटना मुंबई में हुई और एक उसमें, तो एक खान जो है, एक सेलिब्रिटी है, उसके लड़के की जो पूरा बुना गया, आज तक के 36 ट्वीट उस पर है और एक ट्वीट लखीमपुर खीरी की घटना पर। तो इन सारे चीज़ों पर आप लिख भी रहे थे, बोल भी रहे थे। तो आकलन क्या है आपका कि क्या मीडिया पूरा, अब मीडिया का कोई स्थान बचा नहीं है कि वो हमारे नॉर्मल लोगों के या फिर किसानों के मुद्दे जो भी है उसको छुएगा, और जहाँ बर्बरता हुई है, नॉर्मल मुद्दे तो छोड़ दीजिए, बर्बरता हुई है उसको भी नहीं ले रहा है। मीडिया का ये जो तंत्र हुआ है पिछले कई सालों में, ये कब तक झुकेगा? आपने कहा कि 1920 में भी ये बात कही गई कि 90% मीडिया वैसे ही बिकाऊ है। तो आज तो हम यहाँ हैं कि 3 महीने में 128 करोड़ रुपए योगी गवर्नमेंट में एडवर्टीजमेंट में फूंक दिए हैं। आप देखिए आर्यन खान का पूरा मामला क्या है
कि एक यंग लड़के ने कहीं से नशे की चीज़ खरीदी, अपना नुकसान कर रहा था ना, किसी और का नुकसान नहीं कर रहा था। यहाँ तो 8 किसान मार दिए गए, तो वो बड़ी घटना है कि ये बड़ी घटना है, ये तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है। और उस घटना को इतना बड़ा करके क्यों दिखाया गया? 2 कारण। एक तो आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला आया है, मैं नाम भूल रहा हूँ क्या है, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेके और किसका पेंडोरा बॉक्स खुला है, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेके और कैसे कैसे लोगों का विदेश मुजुमदार वगैरह रिलायंस वाले हैं। तो उस पर कोई बात नहीं करना है, क्योंकि जिनका नाम आया उनके तो चैनल है, ठीक है। और दूसरा, किसानों की हत्या हुई है, इस पर आपको बात नहीं करनी है। समस्या बिकने बिकाने का मामला नहीं है, मैं बिकने का शब्द बहुत उपयोग भी नहीं करता। दरअसल मीडिया उनके हाथ में है जो इस जनता की लाश पर महल बनाने का काम करता है। अडानी की मीडिया, अंबानी की मीडिया है, कोई किसी की मीडिया है, कोई किसी की मीडिया है। तो इसलिए सत्ता चूंकि उनके मालिकों का फायदा पहुंचा रही है, तो निश्चित रूप से इनको सत्ता के पक्ष में खड़ा होना है। ऐसे मान लीजिए आप एक चैनल से आए हैं, मान लीजिए इस चैनल का मालिक जो हो वो ऐसा होता जो मेरा दुश्मन होगा, तो क्या आप मेरे पास आते? नहीं आते। सारा मामला इतना ही है। लेकिन सर इसमें और एक सवाल है, वो ठीक है, अगर मेरे पास ऊपर से प्रेशर है तो मैं खबर नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं खबर को मोल्ड कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि किसानों ने, इसको समझिए, ये ऊपर से प्रेशर का मामला नहीं है, ये मामला मालिक को बचाने का है। चैनल का मालिक अंबानी, अंबानी का मालिक मोदी, मोदी अंबानी के लिए काम करते हैं, सरकार जो है ये पूरी की पूरी अंबानी के लिए काम करती है, तो अंबानी सरकार को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? और इसके अलावा एक और बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारी मीडिया में जिस तरह से अपर कास्ट हिंदू डोमिनेंस है, ऊंची जातियों के हिंदू का डोमिनेंस है, तो उनकी पूरी जो पक्षधरता होती है ना, वो कहीं ना कहीं से घूम के दलितों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ है। तो वो जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं बिकने की वजह से बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि खुद वो उनके साथ हैं, वो उस पार्टी का हिस्सा है। भले उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, पर्चा नहीं भरा है, लेकिन वो उस पार्टी का हिस्सा है, वो सत्ता का हिस्सा है। क्योंकि जागरण ने जो हेडलाइन छापी थी आखिरी में, सर जागरण मैं बताऊं आपको 90 के दशक से मैं जानता हूं, जब मैं विद्यार्थी था और वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तब से जागरण का यही अप्रोच है। जागरण का जो नरेंद्र मोहन मालिक था, वो पहला अखबार का मालिक था जो राज्यसभा का मेंबर हुआ था बीजेपी के टिकट पे, तो वो तो उन्हीं का है। वो कठुआ में रेप हुआ लड़की का और ये अखबार लिख रहा था कठुआ में कुछ हुआ ही नहीं है। हाथरस में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और इसकी रिपोर्टिंग आप उस समय की जाके देख लीजिए। तो ये अखबार नहीं है भाई, ये अखबार नहीं है, ये सत्ता के मुखपत्र हैं, ये नफरत फैलाने के मुखपत्र हैं। किसान आंदोलन को आप एक लेखक के तौर पे कैसे देखते हैं? 10 महीने हो गए, आप 10 महीने से उस आंदोलन को देख रहे हैं, तो एक आंदोलन के तौर पे, जैसे भगत सिंह ने कहा था और बाकी लोगों ने भी, कि आंदोलन की दिशा तब समझ में आती है जब वो लंबा चलता है, क्योंकि वो बीच में बिखर जाता है, बाद में उसमें बहुत दौर आते हैं। तो किसान आंदोलन ने वो सारे दौर देख के आज 10 महीने हो गए, तो पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्या वो और जो लंबा चलेगा भी तो उसमें से क्या सरकार झुके भी या फिर वैसे ही होगा? देखिए, इसको 2 तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये देखा जाना चाहिए कि आप सोचिए कि वो कानून किस हद तक खतरनाक हैं कि उनको ख़त्म कराने के लिए, उनको वापस लेने के लिए साल भर से अधिक समय से किसान लाम पर है, नंबर 1। और आपको ये देखना चाहिए कि उन कानूनों में किन लोगों का फ़ायदा है कि सरकार इतने सब के बावजूद उन कानूनों को वापस लेने को तैयार है। यानी ये जो आंदोलन है, ये बेसिकली जो क्रोनी कैपिटलिज्म है और जो हमारी लोकल अर्थव्यवस्था है, उनके बीच का संघर्ष है। अगर किसान हारेंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म पूरी तरह से हमारी कृषि पर स्थापित हो जाएगा। छोटे किसान छोड़िए, मझोले और बड़े किसान भी नष्ट हो जाएंगे। और अगर किसान जीतेंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म कई कदम पीछे जाएगा। इसलिए एक लेखक के तौर पे मैं इसके एनालिसिस करने की जगह ज़्यादा इस बात पर जोर दूंगा कि अभी इसकी कमज़ोरियों के बावजूद हमें इसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, ये हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था का मामला है। आखिरी एक सवाल सर आपसे, क्रेडिबल हिस्ट्री, द क्रेडिबल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, मैं सही में आपको, जब मैंने आपका पहला ट्वीट पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि आप अब्रॉड चले गए। बाद में जब पब्लिश हुआ और फिर उसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये वो दौर है जिसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा रचा गया है कि कॉन्सेप्ट तो पूरा वेस्टर्न प्रोसेस में दिख रहा है, लेकिन पूरा जो हमारी जिसको बायस्ड किया गया है उनके लिए फैक्ट्स पर आ गए। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को डिफाइन करके बताइए कि
क्या कॉन्सेप्ट था और आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? द क्रेडिबल हिस्ट्री का बहुत क्लियर कंसेप्ट था जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया, जो मेरे नाम से ही अशोक स्पीक के नाम से है। वो बहुत लोग नहीं देखते हैं, थोड़े बहुत लोग देखते हैं। नेचुरली मुझे कंटेंट क्रिएट करना आता है, बेचना नहीं आता है, तो ठीक है मैं अपना बना देता हूँ जैसा तथ्य होते हैं मेरे पास। तो सारा मामला यही था कि चाहे मैं गादी पे लिख रहा था, चाहे कश्मीर पे लिख रहा था, चाहे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, आप तो लगातार इतिहास को नष्ट करने की ऐसी ऐसी कोशिशें की जाती हैं। मतलब 1000 साल पुराने पे कोई बहस करे तो समझ में भी आता है। जो चीज़ें अभी हाल हाल में हुई हैं, 50 साल 60 साल 80 साल पहले हुई हैं, उनका झूठ फैलाया जा रहा है। अच्छा, एक ऐसा समाज हमारे यहाँ बना हुआ जिसने इतिहास पढ़ा ही नहीं, जिसको इतिहास का कोई बोध ही नहीं है, जो ये समझता ही नहीं है कि ये व्हाट्सएप पे आया, इसका सोर्स क्या है। भाई मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ कि आपको मान लीजिए गांधी के ऊपर कोई बात करनी है, तो कोई स्रोत तो, या तो मैं गांधी उस समय वहाँ पे खड़ा रहूँ तो मैंने देखा होता, या तो किसी ने लिखा हो, कहीं अखबार में छपा हो, या गांधी ने खुद लिखा हो, या उस वक्त कहीं से कोई स्रोत तो होगा। हवा में कैसे तथ्य बन जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हवा में तथ्य किस तरह से फैले हुए। तो लंबे समय से आपको बताऊं, काफ़ी पहले हम लोगों ने कोशिश की थी फेसबुक पे इस तरह का काम करने का। लंबे समय से मैं सोच रहा था कि इसके जवाब दिए जाने चाहिए, यूट्यूब पे ये काम कर ही रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट में ये होता है कभी भी उस लिंक को यूज़ किया जा सकता है। तो वो वेबसाइट बनाई है द क्रेडिबल हिस्ट्री। अभी फिलहाल अकेले ही काम कर रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने उसका टेक्निकल सारा कुछ तैयार किया है। www.thecredibalhistory.com है वो। तो देखते हैं लोग अगर देखेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत सारे तथ्य, अभी जब आप आए हैं तो भी मैं तथ्य पे ही काम कर रहा था कि बहुत सारे फर्जी तथ्य जो व्हाट्सएप पे फैलाए गए हैं, एक तो हम उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कल्चरल सोशल हर तरह की हिस्ट्री जो है ऐसे लेके आ रहे हैं कि आम आदमी उसको पढ़ सके। हिस्ट्री की किताबें बड़ी मुश्किल होती हैं, बड़ी मोटी होती हैं, लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि बहुत वो एक बात है ही। गांधी को आपको पढ़ना है तो गांधी की दुकान में वो उसमें जाएंगे तो 100 वॉल्यूम लगे हैं, तो 100 वॉल्यूम देख के ही कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए जब मैंने गांधी पे किताब लिखी तो 250 पेज की किताब लिखी, आसान भाषा में लिखी कि जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। अच्छा है कि मराठी में ट्रांसलेट हो गई है, पंजाबी में आ रही है, वो अंग्रेजी में आ रही है, तो मुझे लगता है दूर तक जाएगी। तो क्रेडिबल हिस्ट्री भी ऐसे ही 2 लैंग्वेजेज में, हिंदी अंग्रेजी में फिलहाल शुरू किया है हमने। और कोशिश यही है कि सही इतिहास स्रोत के साथ, सोर्स के साथ हम पेश करें। आप आज सुन रहे थे अशोक पांडे जी सर को। आपसे मेरी पर्सनली गुजारिश है, मैं कभी तो करता हूँ, ये ऐसा समझ लीजिए कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप क्रेडिबल हिस्ट्री के वेबसाइट पर जाइए। अशोक सर को आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उनको फॉलो कीजिए। उनके सारे जितने भी उनके यूट्यूब पर आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, आप आपके खुद को और आपके खुद के फैमिली को, आपके बच्चों को एक नॉलेज का सोर्स देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।